जय हिंद दोस्तों। करेंट जीके के वीडियो नंबर 13 और ये तीसरे वीक का आपका करंट अफेयर, जिसमें 16 से 22 नवंबर तक का करंट अफेयर इसमें सम्मिलित है। इसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी बाइलिंगुअल में आपका करंट अफेयर होगा। 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 बहुत महत्वपूर्ण है। जांच के लिए संसद के संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? ठीक है, तो देखिए 130वें संविधान संशोधन के लिए जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? अपराजिता सारंगी। ये बीजेपी के अध्यक्ष है। बीजेपी के सांसद है, बीजेपी सांसद है अपराजिता सारंगी। अब देखिए 130वां संविधान संशोधन क्या है? सिर्फ 30वां संविधान संशोधन यह है कि इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री सभी इसमें आ जाते हैं कि अगर किसी अपराध के लिए लगातार 30 दिन तक अगर वह हिरासत में रहते हैं और कम से कम 5 साल का इसमें प्रावधान है और 31वें दिन खुद ब खुद वो पद से हट जाएंगे। ठीक है ना, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो। ठीक है, मतलब अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन स्वतः वो पद से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर किसी को भी हटा सकते हैं और दिल्ली में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सलाह पर हटा सकते हैं। ठीक है ना, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली सरकार तीनों मंत्रियों पर लागू है। बहुत महत्वपूर्ण है 130वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के क्राइम में पुलिस के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वो अरेस्ट किए गए व्यक्ति को अरेस्ट के समय कारण लिखना बताना पड़ेगा। ठीक है ना, ये किस मामले में किया है सुप्रीम कोर्ट? देखो, तो इस तरह का क्या है ना कि वो हर अपराध में अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उसके कारण का जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो मामला आया गया था 7 नवंबर 2025 को ये पारित हुआ है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण गिरफ्तार के समय ही लिखने के लिए अनिवार्य किया है। ठीक है ना, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत। पहले ये केवल यूएपीए और पीएमएलए के कुछ खास कानून के में ही लिखा रहना पड़ता था। ठीक है ना, सामान्य चोरी मारपीट के लिए कारण लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 22(1) के तहत व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय उसकी गिरफ्तारी का कारण बताने के लिए बाध्यकारी किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा है, किस अदालत ने देश भर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हाईवे में आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नवंबर 2025 में दिया? ठीक है ना, मतलब जो भी आवारा कुत्ता है उसको आप हटाने के लिए किया है। ठीक है ना, वो किस कोर्ट ने आदेश दिया है? ठीक है, तो किसने दिया आपको? सुप्रीम कोर्ट ने दिया जाए। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए 6 नवंबर 2025 को ये आया है कानून की आदेश की जो आवास है और आवारा कुत्ते जो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल और बस स्टैंड में घूमते हैं उसको वहां से हटाने के लिए। ठीक है ना, इसके लिए क्या क्या है? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में बार लगाने के लिए आपको घेराबंदी करने के आदेश दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 महीना पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था। ठीक है, इसी को केंद्र सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। सबसे पहले अगर बात करें कुत्ता काटने का जो मामला आता था वो कहां से? महाराष्ट्र से आता था। ठीक है, तो राजस्थान, याद रखिएगा, राज्य में राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको आदेश दिया था, केंद्र सरकार ने भी उसी चीज को आदेश दिया है। टेस्ला के उस सीईओ का नाम बताइए जिसे इतिहास में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट पे पैकेज 1 दशक में 1 ट्रिलियन मिला है। देखिए उस सीईओ का नाम है, टेस्ला के सीईओ को उनका नाम क्या है? एलन मस्क। क्या है? एलन मस्क, जिनको कहा गया है कि 1 दशक में तो 10 साल में उनका क्या हो जाएगा? 1 ट्रिलियन पैकेज हो जाएगा। ठीक है ना, जो भारतीय रुपया में 84 लाख करोड़ के बराबर है। ठीक है, अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी कितना है? 4.3 ट्रिलियन, दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, तो क्या नाम है? एलन मस्क। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पड़ोसी देश में 27वां संवैधानिक संशोधन हुआ जिसके कारण वहां के सेना प्रमुख का पद राष्ट्राध्यक्ष पद के बराबर हो गया?
देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो अभी वर्तमान में सेना अध्यक्ष है, उसका जो अधिकार है राष्ट्रपति के बराबर अधिकार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में आजादी के बाद लगातार लगभग 33 वर्ष से अधिक सैन्य शासन रहा है। अभी वर्तमान में 27वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें फील्ड मार्शल अनीस असीम मुनीर को पाकिस्तान का सर्वाधिक व्यक्ति बना दिया है, ठीक है ना। क्या बना दिया? सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने? भारतीय मूल के है, ठीक है ना। तो भारतीय मूल के मेयर जो बने हैं उनका नाम क्या है? जोहरान ममदानी। याद रखिएगा, जोहरान ममदानी भारतीय मूल के न्यूयॉर्क के पहले एशियाई मेयर बने हैं, ठीक है ना। अब देखिए वे कौन पार्टी से थे? डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, और वो कहाँ के बने? न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। और ये पहले मुस्लिम दक्षिण एशियाई मेयर बने हैं। दक्षिण एशिया में तो भारत और उसके संबंधित 8 देश है, उससे पहली बार बने हैं, ठीक है ना। उसने एंड्रयू कुमो को हराया है। जोरान ममदानी की बात करें तो उनके माता पिता भारतीय मूल के युगांडा के निवासी है, ठीक है ना, जो बाद में अमेरिका जाकर बसे हुए हैं। तो क्या नाम है? जोहरान ममदानी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जगह पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल म्यूजियम खोला गया है? ठीक है ना, म्यूजियम। तो देखिए ये खोला गया है कहाँ पर? नवा रायपुर। कहाँ कहाँ खोला गया है? नवा रायपुर में खोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर नया रायपुर में अटल नगर में पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ठीक है ना। शहीद वीर सिंह नारायण जो है वो 1820 से 1857 तक युद्ध में शामिल थे। वो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और किस देश के बीच बेलगावी कर्नाटक में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन किया गया? मित्र शक्ति, ठीक है ना। तो ये मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बेलगावी में 10 से 23 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के राजपूताना रेजिमेंट और श्रीलंका का गजबा रेजिमेंट इसमें शामिल था। इसके साथ भारतीय वायुसेना भी था शामिल थे, श्रीलंका के भी वायुसेना इसमें सम्मिलित है। श्रीलंका की बात करें तो उसकी 2 राजधानी है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये विधायी है, और कोलंबो ये कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। याद रखिएगा, श्रीलंका के 2 राजधानी है। इसके अलावा याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानियां। राष्ट्रपति दीनासाय नायके है, प्रधानमंत्री अमर सूर्या है, और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्वाड देशों के बीच मालाबार अभ्यास 2025 शुरू किया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कहाँ किया गया? गुआम में। कहाँ किया गया है? गुआम में एक्सरसाइज किया गया, ठीक है, जिसमें भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड के 4 सदस्य है उसके बीच किया गया। गुआम का उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप पर किया गया, ठीक है ना। कहा? नवंबर 2025 में 13 और 17 नवंबर के बीच। भारतीय नौसेना में INS सह्याद्री भाग लिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच गरुड़ वायु सैन्य अभ्यास 2025 से आयोजित किया गया है? ठीक है ना। तो देखिए, गरुड़ जो आयोजित किया गया है किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच ये वायु सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, 16 से 27 नंबर की भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास किया गया। कहाँ पर? वहां के मॉन्ट डी मार्सन एयरबेस लैंड फ्रांस में किया गया, ठीक है ना। भारत के एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI ने इसमें हिस्सा लिया है। तो गरुड़ अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास आयोजित किया गया? ब्रह्मशिरा, ठीक है ना। तो देखिए, ब्रह्मशिरा जो अभ्यास किया गया किसका? गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात राज्य में अभ्यास किया गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
किसे हाल ही में बुकर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? ये महत्वपूर्ण है, बुकर प्राइज। ठीक है, तो देखिए बुकर प्राइज जो सम्मानित किया गया है, उनका नाम है डेविड सलेजे। क्या नाम है? डेविड सजेले। डेविड सजेले, ठीक है ना, डेविड सजेले। अभी देखिए, बुकर पुरस्कार हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है जिसका नाम है डेविड सजेले है, ठीक है ना। उसका उपन्यास फ्लैश, फ्लैश के लिए उनको बुकर प्राइज दिया गया है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत 50,000 पाउंड का इनाम दिया जाता है। इसके साथ याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? भारत के बाबू मुश्ताक को, जो कन्नड़ संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है, ठीक है ना, जिसका अनुवाद दीपा भस्ती ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार डेविड सजेले, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया है, ठीक है ना। मतलब ये पहला समय था जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ भाषा की कृति को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। देखिए, बाल साहित्य पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है, किसको? सुशील शुक्ला को। किसको किया गया? सुशील शुक्ला जी को किया गया, ठीक है। अब देखिए, हिंदी का बाल पुरस्कार सुशील शुक्ला को कहानी 1/12, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है, जिसमें 50,000 रुपया और एक कांस्य की पट्टिकाएं मिलती है। और वितरण 14 नवंबर 2025 को दिया गया है, बाल दिवस के अवसर पर। ये आप सारी भाषा में देख सकते हैं। मैथिली के मुन्नी कामत को दिया गया कहानी चुपका के लिए। असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, मराठी सभी भाषाएं में दी गई है बाल साहित्य पुरस्कार। तो महत्वपूर्ण क्या? हिंदी क्या? सुशील शुक्ला। और मैथिली का भी याद रखेगा, मुन्नी कामत को कहानी चुपका के लिए दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के रिटायर एवं इनोवेशन इकोसिस्टम के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की? ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक अभियान शुरू किया गया, पहल शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? वैभव। क्या नाम है? वैभव, ठीक है, वैभव। अब ये क्या है? वैभव एक पहल है जिसका पूरा नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है ना। ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें भारत और भारत के वैज्ञानिकों के बीच अकादमिक अनुसंधान का बढ़ावा देने के लिए इसमें मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट को लिया गया है। स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, 5 क्षेत्र को इसमें लिया गया है, ठीक है ना, जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को कुछ महीनों के लिए शोध करने का अवसर दिया जाता है, जिसमें यात्रा, आवास और अन्य खर्चे भी शामिल है। तो कितने सब्जेक्ट है वैभव फेलोशिप में? 5 सब्जेक्ट है स्टीम। अगला क्वेश्चन है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है जिसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो देखिए, ये जो आयोजन किया गया कहाँ के? दुबई में। कहाँ पर आयोजन किया गया है? दुबई में आयोजन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अल इन दुबई यूएई में इसका आयोजन किया गया था 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। भारत ने कुल 3 पदक, 1 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल हासिल किया है। अवनी लेखरा 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक, आकाश ने स्वर्ण पदक जीता है, संदीप ने रजत पदक जीता है, और स्पर्धा, टीम स्पर्धा, इसी तीनों ने आपको दिया है। मतलब कि क्या आपको गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने जीता है, ठीक है, कुल 3 पदक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला विश्व कप 2025 की जीतने वाली टीम के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जहां पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। वर्ल्ड वुमेन्स कप 2025। तो देखिए, उस खिलाड़ी का नाम क्या है? ऋचा घोष। कहा है ना, क्या नाम है? ऋचा घोष। ये बंगाल से है, जो भारत महिला विश्व कप 2025 जीती है उसके सदस्य रही, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी ने उनको डीएसपी पद ऑफर किया है, ठीक है ना। इसके साथ उनको 34 लाख रुपया, बंगा भूषण पुरस्कार, सोने की चीन आदि प्रदान किया है। इसके साथ याद रखिएगा, सिलीगुड़ी के चांदनी बाग में उनके नाम से एक स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है, सिलीगुड़ी के चांदनी बागान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंजू बाला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वीवीआई आपका क्वेश्चन है कि मंजू बाला पर हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। नाम क्या है? मंजू बाला। वे किस खेल से संबंधित है? देखिए, ये जो खेल से संबंधित है, क्या नाम है? हैमर थ्रो। हैमर थ्रो खेल से संबंधित है मंजू बाला, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इन चियानो एशियन गेम्स में इन्होंने कांस्य पदक जीती थी मंजू वाला, ठीक है ना, और इनको एंटी डोपिंग अनुसंधान पैनल में 5 साल को बैन लगाया है। कहने का मतलब ये जून मिड तक ये किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसके साथ और भी सदस्य हैं, याद रखिए एथलेटिक्स मोहन सैनी को 4 साल के लिए बैन लगाया है। 3 बॉडी बिल्डर है, गोपाल कृष्णन, अमित कुमार और राजवर्धन संजय भास्कर को 6 6 साल का बैन लगाया है। एक और बॉडी बिल्डर है शुभम महाड़ा, 4 साल का बैन लगाया है। बॉक्सर सुमित कुमार को 2 साल का बैन लगाया है। और एक कैनोइन नितिन वर्मा, कैनोइन जो पानी में नाव चलाते हैं, और बास्केटबॉल खिलाड़ी शिवेंद्र पांडे को कम से 4 6 साल का बैन लगाया। इतने खिलाड़ी है जो डोपिंग में फंसे हुए थे, इनको बैन लगाया, लगभग 2 से लेकर 6 साल तक के बैन लगाया, ठीक है। मतलब ये किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए निम्न से किस भारतीय को चुना गया है, ठीक है ना, 2029। तो देखिए 2029 में जो अमेरिका में अंतरिक्ष मिशन है उसके लिए चुना गया, उनका नाम है कुंचला कैवल्य रेड्डी। क्या नाम है? कुंचला कैवल्य रेड्डी, ठीक है ना। ये मात्र 17 साल की है और कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और 2029 में जो अमेरिकी स्पेस मिशन है उसके अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। क्या नाम है? कुंचला रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डाटा सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया? प्रोजेक्ट सन कैचर, देखिए ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? देखिए ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट सन बाथर्स, जिसको सन कैचर बोलता है, ये इसका मकसद अंतरिक्ष में डेटा सेंटर तैयार करने का, और ये डेटा सेंटर क्या? सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर काम करेगी, ठीक है ना। जैसे डेटा सेंटर आजकल समुद्र के नीचे होता है, ये स्पेस में एआई सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं, जो लगभग कब से शुरू होने की उम्मीद है? 2027 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा मंगलयान 2 में किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है, ठीक है ना, मंगलयान 2 को। तो देखिए ये कब तक घोषणा की है? 2030 तक मंगलयान 2 उतारने की घोषणा की है। इसमें मुख्य रूप से क्या एम है, लक्ष्य क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब मंगल के सतह पर लैंडिंग सेफ से हो जाना चाहिए, रोबोट ठीक से उतर जाना चाहिए, उसमें मंगल ग्रह के सतह का अध्ययन करने के लिए, खनिज संरचना को अध्ययन करने के लिए ये मुख्य उद्देश्य है, वायुमंडल का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य है, और भविष्य में जीवन की संभावना है कि नहीं उसके लिए मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि करने का अध्ययन करने के लिए 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि लॉन्च कर देंगे मंगलयान 2। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो ये लॉन्च करने वाले देश का नाम क्या है? भारत, ठीक है ना। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अब देखिए किसके द्वारा किया गया? विकसित किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तकनीक हीरे में नाइट्रोजन वैकेंसी केंद्रों का उपयोग करके नैनो स्केल पर तैयार करने की बात कही गई है इसमें। समान तापमान पर भी काम कर लेगा, और इसका उपयोग न्यूरो साइंस, मटेरियल साइंस आदि के लिए किया जा सकता है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत को हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, तो देखिए हाल में जो हुआ है वो का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 15वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? 15वां स्थान। पहले समझिए ये जारी कौन करता है? जर्मन वाच, एक जर्मन पर्यावरण संगठन है, इसके द्वारा वो जारी किया जाता है, ठीक है ना। बात करें 93 से 2022 तक तो भारत का स्थान 6ठा था, लेकिन अब 15वां स्थान है, ठीक है ना, 2025 में, ठीक है ना। अगर शीर्ष की अगर बात करें तो डोमिनिका, चीन और होंडुरास ये पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस देश में 30वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 30 की शुरुआत की गई है? याद रखिए कॉप 30 बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ की गई है, ठीक है ना। तो ये कहाँ की गई है? ब्राजील में। कहाँ की गई है? ब्राजील में की गई। देखिए ब्राजील के बेलेम में
ब्राजील जो अमेज़न जंगल के बगल में नज़दीक है, 10 से 21 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया गया, ठीक है ना? मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौते को क्रियान्वयन करना, ठीक है? भारत 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है ना? तो और मुख्य चर्चा विषय क्या था? जलवायु फिनांस जो वित्त है, वनों की कटाई का रोक, नवीकरणीय ऊर्जा, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित यहाँ डिस्कशन हुआ, ठीक है? तो कहाँ हुआ था? ब्राजील में। WHO के ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में ट्यूबरकुलोसिस को टीबी बोलते हैं के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है ना? तो टीबी के मरीजों में लगभग 21% की गिरावट दर्ज की गई। कितना है? 21% का। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, टोटल डाटा भारत ने कितने प्रतिशत? 21% की गिरावट दर्ज की गई और वैश्विक में कितना प्रतिशत है? 12% है। WHO को लक्ष्य कितना बनाया था? 50% का। भारत की अगर बात करें तो पूरे विश्व का 25% टीबी मरीज भारत में है और भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किया जाए टीबी के बारे में तो टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। प्रभावित होने वाले कौन है? फेफड़ा भारत प्रभावित होता है, हड्डी, किडनी और दिमाग भी इससे प्रभावित होता है। कैसे फैलता है? टीबी हवा के माध्यम से फैलता है और खांसने और छींकने और बोलने से भी टीबी फैलता है, ठीक है ना? टीबी को दूर करने के लिए किसका जरूरत होता है? डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, एक मॉडल है जिसके थ्रू टीबी को ठीक किया जाता है, ठीक है ना? और इसमें भारत सरकार फ्री मुफ्त मेडिसिन और पैसे देती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन, एआई समिट फरवरी 2026 में ऑर्गेनाइज करने वाला है, ठीक है ना? तो वो कौन सा देश है? भारत इसका ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा किस देश से है जिन्हें प्रतिष्ठित इंटरपोल मेडल से सम्मानित किया गया है? इंटरपोल, तो ये किस देश से है, ठीक है ना? तो ये किस देश से है? बहरीन से। किस देश से? बहरीन से, ठीक है? इंटरपोल पुरस्कार जो है वैश्विक सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है ना? और ये कहाँ के? बहरीन के इंटरनल मिनिस्टर, आंतरिक मंत्री है। इंटरपोल की बात करें तो एक वैश्विक पुलिस संगठन है जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी वियना में। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना आजादी के बाद, ठीक है? आगे है, निम्न से किस राज्य में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन चलाया गया है, ठीक है ना? व्हाइट कोल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ चलाया गया? गुजरात में। कहाँ चलाया गया है? गुजरात में चलाया गया है, ठीक है? अब इसके बारे में जान लीजिए। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन जो है गुजरात के वलसाड जिले में चलाया गया, जो एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारकर इसको पर्दाफाश किया गया, ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या होता है कि क्या था कि फैक्ट्रियों का पता लगाना जहां साइकोट्रॉपिक पदार्थ का निर्माण होता है। ये एक डेंजरस पदार्थ है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना? और ये पदार्थ 1985 से प्रतिबंधित है, ठीक है ना? इसका प्रयोग केवल दवा के रूप में किया जाता है। सुलक्षणा पंडित, आप देख सकते हैं इनका फिगर है कि 6 नवंबर 2025 को इनकी मृत्यु हो गई। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? देखिए सुलक्षणा पंडित जो है गायक भी थी और एक्टिंग भी थी, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है ना? वो एक्टर भी थी और गायक भी थी। वो 1972 से वो अपनी गायकी और एक्टिंग की शुरुआत की थी, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स डी वाटसन 7 नवंबर 2025 को निधन हो गया। उन्हें किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो डीएनए की संरचना की खोज के लिए जेम्स डी वाटसन को नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है? अब देखिए जेम्स डी वाटसन का 97 वर्ष की आयु में
निधन हो गया। 1953 में डीएनए की उन्होंने खोज की थी, ठीक है ना। और 1962 में फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंसन के साथ नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है, ठीक है ना, खो दिया है, मतलब खसरा मुक्त था, अब वहां खसरा से ज्यादा वहां मरीज मिल रहा है। तो उस देश का नाम क्या है? कनाडा, ठीक है। क्या नाम है? कनाडा, ठीक है। देखिए, खसरा मुक्त का मतलब क्या चाहिए होता है कि पिछले 12 महीने या उससे अधिक समय से खसरे का स्थानीय संक्रमण न हो, ठीक है ना, तब हम उसको खसरा मुक्त बोलते हैं। लेकिन कोविड-19 के बीच अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में इसकी मामला ज्यादा हो गए, ठीक है ना। खसरा, वही भारत क्या है कि 2026 तक खसरा रूबेला मुक्त का लक्ष्य रखा, ये भी याद रखेगा। 2026 तक। इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार, खांसी, बहती नाक, आंखों में पानी आना और जो चकत्ता शरीर में होता है वो उसका मुख्य रूप से उसका लक्षण है। बचाव क्या है उसका? टीकाकरण मुख्य रूप से बचाव है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पन्ना का हीरा को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। देखिए, पन्ना हीरा का जो जीआई टैग दिया गया है किसको? मध्य प्रदेश को है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश राज्य से है, पन्ना का हीरा को जीआई टैग दिया गया। ये किस खान से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के गरवा धरती खान से निकलता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, अफ्रीका जो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद पन्ना की क्वालिटी दूसरे स्थान पर आती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के परंपरागत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत दिया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। या इसको देखिए, जो तुंगबुक बोलते हैं, पुमटोंग पुलित बोलते हैं, किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? सिक्किम राज्य से है। किस राज्य से? सिक्किम राज्य से। अभी देखिए, तुंगपुंग क्या होता है? इसको बोलते हैं 3 तार वाला एक वाद्य यंत्र होता है। और पुमटोंग पुलित एक बांस की बांसुरी है, ठीक है ना। ये बांसुरी देख सकते हैं, ये सिक्किम में है। और ये लेप्चा लोक संगीत, ये एक लोक संगीत है, उसमें इस दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस राज्य में अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये अंबाजी संगमरमर सबसे बेस्ट क्वालिटी का संगमरमर होता है, और ये कहाँ मिलता है? गुजरात में। कहाँ मिलता है? गुजरात में। अब देखिए, इसका प्रयोग कहाँ हुआ है? गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थल अंबाजी के संगमरमर को उसकी गुणवत्ता के लिए, सफेद पत्थर बोलते हैं उसको, जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों के निर्माण में कई साल से किया जा रहा है, ठीक है। जिसमें से माउंट आबू का दिलवारा जैन मंदिर इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये अंबाजी संगमरमर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, अंबाजी संगमरमर का इस्तेमाल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के पारंपरिक जरी ड्रेस को जीआई टैग मिला है? जरी ड्रेस आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा, मथुरा के जरी ड्रेस जो है उनको जीआई टैग मिला है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? आप देखिए, ये जरी पोशाक मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा होता है, ठीक है ना, जहां उसके भक्ति श्रृंगार परंपरा के प्रतीक होता है। अब जीआई टैग के बारे में जान लीजिए। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या था? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक तरह का प्रतीक होता है, ठीक है ना, जिसको मुख्य रूप से किसी उत्पाद और उसके मूल क्षेत्र को जोड़ने के लिए दिया जाता है। इसको कौन सा देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत इसका अप्लाई किया जाता है। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? चेन्नई में। इसके साथ जान लीजिए, एक और है उत्तर प्रदेश का बिगुल वाद्य यंत्र, जो 1857 क्रांति में जो बिगुल की गूंज बजती थी, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। और ये आजकल मेरठ के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र निर्माण के लिए विश्व भर में मशहूर है। उत्तर प्रदेश का जरी पोशाक और बिगुल वाद्य यंत्र। राजा राम, जिनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है ना। देखिए, राजा राम जो थे वो कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित थे। इनको कंप्यूटर विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा का पितामह कहा जाता है। 92 साल के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। पूरा नाम वैद्येश्वरन राजा रामन था, ठीक है ना।
1965 ईस्वी में आईआईटी कानपुर में भारत का पहला एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किया गया, ठीक है ना। और एमसीए जो कार्यक्रम शुरू करने वाले थे उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है ना। स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित करने का जो इनिशिएशन है वो भी इन्हीं के संरक्षण में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा वैद्येश्वरन रामाराजन, ठीक है। एबल बॉडीड नेशनल टीम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट्स कौन बनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इनका नाम क्या है, शीतल देवी। आप देख सकते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर से है, ठीक है ना। मात्र 17 साल की उम्र की है। जम्मू कश्मीर, इनके दोनों हाथ नहीं है और एक तीरंदाज है, ठीक है ना, जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल इन्होंने जीता है कॉमनवेल्थ में। देखिए जम्मू कश्मीर की 18 वर्षीय तीरंदाज कंपाउंड महिला वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। नाम क्या है, शीतल देवी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देश की कौन सी महिला उद्यमी एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2025 में शीर्ष पर है। फिलेंथ्रिस्ट का मतलब होता है दान देने वाली, पहला स्थान पर है। तो उनका नाम क्या है, रोहिणी नीलेकनी, ठीक है ना। रोहिणी नीलेकनी लगभग 700 करोड़ रुपया इन्होंने दान किया है, ठीक है ना। ये है कौन, ये सबसे ज्यादा दान करने वाले महिलाओं में 24 महिलाएं हैं, जिसमें इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी की पत्नी रोहिणी नीलकनी शीर्ष पर है, ठीक है ना। दूसरा स्थान पर बायोकॉम के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ है, ठीक है, जिन्होंने लगभग 83 करोड़ दान किया है। ये लगभग 650 करोड़ रुपया दान की हुई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, तो देखिए इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ किया जाएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। और 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक, ठीक है। जिसमें गीता महोत्सव में साझेदार देश किसको माना गया है, इंग्लैंड को, और मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार राज्य दिया गया, ठीक है। इंग्लैंड को साझेदार देश और मध्य प्रदेश को साझेदार राज्य। अगला क्वेश्चन, आईयूसीएन ने अक्टूबर नवंबर 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है, अच्छा, ठीक है ना। तो उस उद्यान का नाम क्या है, तो उस उद्यान का क्या नाम है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। अब देखिए आईयूसीएन ने अपनी नवीनतम वैश्विक समीक्षा में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को क्या दर्जा दिया, अच्छा। और यह सकारात्मक ऊर्जा वाले ये पहला एकमात्र भारतीय स्थल है, ठीक है। कंचनजंगा उद्यान भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है ना। 2016 में इसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व था। एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और किस राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। मेंबर 160 प्लस है और भारत 1969 में इसका सदस्य बना, 1969। भारतीय चिड़ियाघर में एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस, ये एक वायरस है, मरने वाला पहला जानवर कौन सा था, ठीक है ना। ये वर्तमान में ये घटना घटी है और ये मरने वाला पहला जानवर कौन था, अफ्रीकी हाथी, ठीक है ना। कौन सा था, अफ्रीकन हाथी पहला मरने वाला जानवर था। अब यहाँ पर देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, यह कृंतक जनित वायरस है, मतलब इसको जो फैलाते हैं वो कौन, चूहा, गिलहरी आदि जो दांत से काट कर कर खाते हैं, उसके लिए इसको कृदंत जनित वायरस है, ठीक है ना। ये दिल्ली के चिड़ियाघर में इनकी मृत्यु हो गई हुई है। नाम संकट था, उम्र 29 साल, और ये अफ्रीका से लाया गया था भारतीय दिल्ली चिड़ियाघर में, ठीक है ना। इसको वायरस फैलता कैसे, ये सूरों में भी फैलता है और ये प्रजनन संबंधी रोग है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस इसमें से किस देश में कार्तिक डांस फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है ना, कार्तिक डांस फेस्टिवल। तो देखिए कार्तिक डांस फेस्टिवल जो मनाया जाता है कहाँ, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, ठीक है ना। कहाँ, पड़ोसी देश नेपाल में। ये है क्या, कार्तिक नाच एक पारंपरिक उत्सव है जो नेपाल में हर साल कार्तिक महीने अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। यह पाटन दरबार स्वायर के पाटन दवाली में होता है। इसकी शुरुआत मल्ल राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल ने 1641 ईस्वी में की थी, ठीक है ना। तो कार्तिक नाच कहाँ होता है, नेपाल में होता है।
अगला क्वेश्चन है, किस शहर में राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 शुरुआत की गई? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साल में 3 बार हुआ है। तो कहाँ किया गया था? इम्फाल में। कहाँ? इम्फाल, मणिपुर के इम्फाल में। अब यहाँ देखिए, मणिपुर ट्राइबल फेम्स जो है 12 से 15 नवंबर तक इम्फाल में आयोजित हुआ, ठीक है ना? जहां 9 राज्यों को तथा की 23 आदिवासी फिल्मों को दिखाया गया। इससे पहले अक्टूबर 2025 में झारखंड में धरती आबा आयोजन किया गया था, ठीक है ना? जहां 70 से ज्यादा फिल्में दिखाई गई थी। और एक था आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जो फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था, जहां पर इसका फिल्मों का भी प्रदर्शन हुआ था, ठीक है ना? विश्व विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो देखिए, विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक साल के 10 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है? कब? 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2001 से हुई थी, ठीक है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है? और इस बार जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? जीव के विभिन्न चरणों में मधुमेह, ठीक है ना? मधुमेह दिवस जो है 1991 से शुरुआत हुई थी मनाने का। मधुमेह जो डायबिटीज होता है उसमें क्या क्या चीज प्रभावित होता है? अंधापन, किडनी जिसको गुर्दा बोलते हैं, दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि कारण है, ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो मनाया जाता है कब? 16 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, दरअसल 1965 ईस्वी में भारतीय प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिषद बनाने की योजना बनाई थी और 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। और काम कब से शुरू हुआ था? 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ था। तो इसलिए 16 नवंबर को भारतीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष का नाम क्या है? न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है, ठीक है ना? याद रखिएगा, न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई। तो ये आपका तीसरे वीक का कम से कम 45 प्रश्न था। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।